सेक्शन 21 ऑफ इंडियन पिनल कोड डिनोट्स पब्लिक सर्वेंट। तो पब्लिक सर्वेंट में टोटल 12 क्लॉज है, लेकिन पहला जो क्लॉज है उसे ओमिट किया गया वो है 1950 के अमेंडमेंट के द्वारा, और जो लास्ट क्लॉज है जो क्लॉज 12 उसका जो सब क्लॉज है सब क्लॉज ए और सब क्लॉज बी। तो चलिए इन सबको जानते हैं धीरे धीरे। The word public servant denotes a person falling under any of description hereinafter following। ठीक है, मतलब कि जो पब्लिक सर्वेंट है उस वर्ड के द्वारा कुछ किन पर्सन को समझा जाएगा, मतलब कि उन सारे पर्सन को पब्लिक सर्वेंट समझा जाएगा जो कि अब हम जो डिस्कस करेंगे उन 12 क्लॉज के अंदर एक के भी क्लॉज में अंदर वो फॉल करता है, तो उसे पब्लिक सर्वेंट कहा जाएगा। तो क्या क्या है वो, नेमली फर्स्ट ऑफ क्लॉज हमने पहले ही बोला कि 1950 के अमेंडमेंट के द्वारा उसको ओमिट किया गया, वो अब नहीं है। सेकेंड क्लॉज इंक्लूड करता है एवरी कमीशन ऑफिसर इन द मिलिट्री, नेवल और एयर फोर्सेस ऑफ इंडिया। मतलब कि फिर नेवी और एयर फोर्सेस जो इंडिया का है उनमें से कोई भी मिलिट्री में अगर कोई कमीशन ऑफिसर है, मतलब कि चाहे वो ऊंचा रैंक का कोई ऑफिसर हो या फिर छोटा रैंक का ही कोई ऑफिसर हो, अगर वो कोई कमीशन ऑफिसर है नेवल और एयर फोर्सेस में इंडिया, तो उसे भी इंक्लूड किया जाएगा एज ए पब्लिक सर्वेंट। थर्डली, एवरी जज including any person empowered by law to discharge whether by himself or as a member of any body of person any judiciary function। मतलब कि एवरी जज जो एक्चुअली लॉ के द्वारा एम्पावर्ड है एज ए जज, और ऐसा कोई एज ए बॉडी ऑफ जज, मतलब कि हमने जो पहले कोई कॉर्पोरेशन या फिर कोई अथॉरिटी जिसके पास लॉ के द्वारा पावर है कि वो जुडिशियरी फंक्शन कर सके, तो उन सारे कम्युनिटी कंपनी बहुत सारे जज को भी पब्लिक सर्वेंट के अंदर इंक्लूड किया जाए। फोर्थ क्लॉज पब्लिक सर्वेंट टर्म्स के इंक्लूड करता है एवरी ऑफिसर ऑफ ए कोर्ट ऑफ जस्टिस को, इंक्लूडिंग लिक्विडेटर, रिसीवर एंड कमिश्नर। ठीक है, और हुज ड्यूटी इट इज एज सच ऑफिसर क्या कि टू इन्वेस्टिगेट और रिपोर्ट ऑन एनी मैटर ऑफ लॉ और फैक्ट, और टू मेक ऑथेंटिकेट और कीप एनी डॉक्यूमेंट, or to take charge or dispose of any property, or to execute any judicial process, or to administer any oath, or to interpret or to preserve order in the court, and every person specially authorized by a court of justice to perform any of such duties। तो इसका पूरा मतलब क्या हुआ कि पब्लिक सर्वेंट बहुत सारे ऑफिसर होंगे जो कि कोर्ट ऑफ जस्टिस में काम करते हैं, और क्या क्या काम करते हैं, क्या किन किन ऑफिसर को इसमें इंक्लूड किया जाएगा, जिसका काम यही उस ऑफिसर के, मतलब जिसका एज ए ऑफिसर उसका काम ही है कि वो इन्वेस्टिगेट करे और रिपोर्ट करे एनी मैटर ऑफ लॉ और फैक्ट, मतलब कि जो कि कोर्ट में जो भी लॉ का फैक्ट है उस मैटर में वो इन्वेस्टिगेट करे और उसके रिपोर्ट दे, और कोई भी डॉक्यूमेंट जो है कोर्ट के काम के लिए उसे ऑथेंटिकेट करे, उसको क्रिएट करे, ठीक है, और उसे कीप करके रखे अपने पास। और क्या करे, कोई भी प्रॉपर्टी रिलेटेड अगर कोई सूट है तो उसके डिस्पोज कर सकता है, मतलब खत्म कर सकता है, या फिर उसको द्वारा चार्ज दे सकता है कि क्या करना चाहिए, या फिर और क्या काम है कि कोई जुडिशियल प्रोसेस है, मतलब कि जुडिशियली कोई ऑर्डर है किसी को पकड़ के लाने का या फिर किसी को छोड़ने का, तो वो उन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करे, या फिर कोई एडमिनिस्टर ओथ हो जो कि जिसको इंटरप्रेट करना है, या फिर कोई ऑर्डर हो और भी किसी ऑर्डर हो उसे भी प्रिजर्व करना हो, ये सारे काम जो करता है एज ए ऑफिसर, जिसको कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा पावर है, उसके द्वारा ऑथराइज्ड है वो कि ऐसे वो ड्यूटी है कि बहुत सारे काम उसे करना पड़ेगा, तो उन सब को फोर्थ क्लॉज के द्वारा पब्लिक सर्वेंट में इंक्लूड किया जा रहा है। फिर फिफ्थ क्लॉज क्या कहता है, फिफ्थ क्लॉज कहता है कि एवरी जुरीमैन, assessor और member of a पंचायत assisting a court of justice a public servant। ठीक है, मतलब कि कोई भी जूरीमैन हो या फिर एसेसर हो या फिर कोई पंचायत का मेंबर हो जिसमें पंचायत को पावर है कोर्ट ऑफ जस्टिस का, मतलब कि जब पंचायत को पावर मिलता है कि वो जजमेंट दे किसी पर्टिकुलर सूट में, तो वो पंचायत कोर्ट ऑफ जस्टिस बन जाता है। उस पर्टिकुलर केस में सिर्फ जो पंचायत का जो मेंबर होता है उसे भी पब्लिक सर्वेंट में इंक्लूड किया जाएगा। फिफ्थ क्लॉज 6 इंक्लूड करता है कि एवरी आर्बिट्रेटर और अदर पर्सन टू होम एनी कॉज और मैटर हैज बीन रेफर्ड फॉर डिसीजन और रिपोर्ट बाय एनी कोर्ट ऑफ जस्टिस और बाय एनी अदर कॉम्पिटेंट पब्लिक अथॉरिटी। ठीक है, मतलब कि 6 क्लॉज इंक्लूड करता है उन सबको पब्लिक सर्वेंट के जो कि आर्बिट्रेटर है। आर्बिट्रेटर का मतलब एक काइंड ऑफ जज ही होता है, और अदर कोई भी पर्सन
जिसको रेफर किया गया है किसी कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा कोई केस सूट को फर्दर डिसीजन के लिए, मतलब कि कोर्ट ऑफ जस्टिस ने किसी कोई भी पर्सन आर्बिट्रेटर और किसी जज को डिसीजन देने के लिए कोई अगर मैटर रेफर किया कोई लॉ से रिलेटेड, तो उन जिस आर्बिट्रेटर जिस पर्सन को फिर जिस जज को रेफर किया गया तो वो भी पब्लिक सर्वेंट के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। फिर क्लॉज 7 इंक्लूड करता है कि एवरी पर्सन हु होल्ड्स any office by virtue of which he is empowered to place or keep any person in confinement। मतलब कि क्लॉज 7 इंक्लूड करता है उन सारे पर्सन्स को एज ए पब्लिक सर्वेंट जिसके जो कोई ऑफिस होल्ड करता है अपनी पावर में, और उस ऑफिस होल्ड करने से वजह से उसको ऐसा लॉ के द्वारा पावर है कि वो किसी भी पर्सन को उन ऑफिस में ऐसा काम करता है, फिर उस ऑफिस में प्रेजेंट है, ऐसे कोई भी पर्सन को अपने कॉन्फाइनमेंट में ले सकते हैं, मतलब कि अपने हिफाजत में रख सकता है और अपने कैद करके रख सकता है। ठीक है, उसका एक पावर है लॉ के द्वारा, तो उस पर्सन को भी पब्लिक सर्वेंट कहा जाएगा। अब इसको जरा समझना, पर्सन हमने पहले डिस्कस किया कि पर्सन मतलब सिर्फ कोई आदमी नहीं, कोई कॉर्पोरेशन कंपनी और अथॉरिटी को भी पर्सन कहा जा सकता है, तो इसलिए जरा ध्यान में रखना। फिर क्लॉज 8 इंक्लूड करता है कि एवरी ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट हुज ड्यूटी इट इज एज सच ऑफिसर टू प्रिवेंट ऑफेंसेस, टू गिव इंफॉर्मेशन और ऑफेंसेस, टू ब्रिंग ऑफेंडर्स टू जस्टिस और टू प्रोटेक्ट द पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी एंड कन्वीनियंस। तो फिर क्लॉज 8 किनको पब्लिक सर्वेंट में इंक्लूड करता है, उनको जो कि गवर्नमेंट का ऑफिस है और एज ए ऑफिसर उसका ड्यूटी है कि वो ऑफेंस को, जो समाज में जो ऑफेंस जो क्राइम हो रहा है उसको प्रिवेंट करे, या फिर उन ऑफेंस से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करे, और जो ऑफेंडर है जिसमें वो ऑफेंस किया उसको जाके जस्टिस मिले, जाके उसको पनिशमेंट मिले, इसलिए कोर्ट ऑफ जस्टिस में उसको प्रेजेंट करे, और ऐसे ही पब्लिक जो हेल्थ है सेफ्टी है उसका ख्याल रखे। तो उन सारे ऑफिसर्स को भी पब्लिक सर्वेंट में इंक्लूड किया जाएगा एज पर क्लॉज 8। तो इसका एग्जांपल बहुत अच्छा एग्जांपल है कि पुलिस ऑफिसर काम को ही ऐसा है कि वो पब्लिक हेल्थ को सिक्योर करे, जो भी ऑफेंडर है उसको कोर्ट ऑफ जस्टिस में प्रेजेंट करे, उसको पनिशमेंट दे। ठीक है, और या फिर एट द वेरी लिस्ट क्राइम का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे कोर्ट ऑफ जस्टिस को। तो पुलिस ऑफिसर एक एग्जांपल है जो कि क्लॉज 8 के अंदर में पब्लिक सर्वेंट के अंदर आता। क्लॉज 9 पब्लिक सर्वेंट के अंदर इंक्लूड करता है एवरी ऑफिसर को जो हुज ड्यूटी इट इज एज सच ऑफिसर, मतलब एवरी ऑफिसर को जिसका ड्यूटी ही एज उस ऑफिसर है कि वो क्या करे, टू टेक, रिसीव, कीप और एक्सपेंड एनी प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब कि वो गवर्नमेंट से बिहाफ की कोई भी प्रॉपर्टी को अपने पास रखे, ठीक है, और रिसीव करे या फिर उस प्रॉपर्टी को और भी एक्सपेंड करे, और टू मेक एनी सर्वे, एसेसमेंट और कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, मतलब कि और उसका ड्यूटी और क्या क्या है कि वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे ही कोई सर्वे करे, असेसमेंट करे और कोई कॉन्ट्रैक्ट करे गवर्नमेंट के बिहाफ में। और क्या उसका ड्यूटी है, और टू एग्जीक्यूट एनी रेवेन्यू प्रोसेस, और मतलब कि और भी गवर्नमेंट के बिहाफ से वो क्या करे, कोई रेवेन्यू प्रोसेस को एग्जीक्यूट करे, और टू इन्वेस्टिगेट और टू रिपोर्ट ऑन द मैटर अफेक्टिंग द पिक्यूनरी इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब कि गवर्नर के पिक्यूनरी इंटरेस्ट में है ऐसा कोई मैटर को वो क्या करे, इन्वेस्टिगेट करे और उसका रिपोर्ट दे, और टू मेक ऑथेंटिकेट और कीप एनी डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू द पिक्यूनरी इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के पिक्यूनरी इंटरेस्ट में है ऐसा कोई डॉक्यूमेंट को वो ऑथेंटिकेट करे या फिर अपने पास मौजूद करे। ठीक है, और टू प्रिवेंट द इन्फ्रक्शन ऑफ एनी लॉ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द पिक्यूनरी इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के पिक्यूनरी इंटरेस्ट के प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी नया लॉ बनाए। ऐसा काम जो भी ऑफिसर करता है, ऐसा सारे काम जो जिन ऑफिसर करता है उन सारे ऑफिसर को भी इस क्लॉज 9 एज ए पब्लिक सर्वेंट इंक्लूड करता है। फिर आता है क्लॉज 10 जिसमें दिया हुआ है कि एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इट इज एज सच ऑफिसर टू टेक, रिसीव, कीप और एक्सपेंड एनी प्रॉपर्टी, टू मेक एनी सर्वे और असाइनमेंट और टू क्लेवर एनी रेट और टैक्स फॉर any secular common purpose of any village, town or district, or to make, authenticate or keep any document for the asserting of the rights of the people of any village, town or district। मतलब क्या हुआ, क्लॉज 10 उन सारे ऑफिसर को इंक्लूड करता है एज ए पब्लिक ऑफिसर, जिसका काम क्या है, उस ऑफिस एज ए ऑफिसर उसका एक काम है कि वो कोई भी प्रॉपर्टी को एक्सपेंड करे या फिर उसको रिसीव करे या फिर उसे अपने पास मौजूद रखे, और क्या
का काम है जो कि एक सर्वे और असाइनमेंट करे, ठीक है। और क्या काम है, कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसे लेवी कर सकता है किसी भी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, कोई भी विलेज टाउन और डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। मतलब कि कोई भी जगह हो, विलेज टाउन डिस्ट्रिक्ट, उन पर्टिकुलर जगह में पर्टिकुलर कोई पर्पस के लिए, चाहे वो किसी चाहे वो उस जगह का पीपल को नौकरी देने के लिए, या फिर सरकार को ज्यादा टैक्स देने के लिए, या फिर कोई भी पर्पस हो जिसके लिए भी वो चाहे वो टैक्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर जगह में। और वो किसी भी रेट, चाहे 10% का टैक्स हो, 15% का टैक्स हो, 20% का टैक्स हो, कोई भी रेट ऑफ टैक्स वो उस जगह पर इम्प्लीमेंट कर सकता है अपने कोई भी पर्टिकुलर पर्पस में। ऐसा जिसका पावर है उसे भी इंक्लूड किया जाएगा। और किसको इंक्लूड किया जा सकता है कि उनको ऑथेंटिकेट और कीप एनी डॉक्यूमेंट फॉर द असर्टिंग ऑफ द राइट्स ऑफ द पीपल, ठीक है, ऑफ एनी विलेज टाउन और डिस्ट्रिक्ट। मतलब कि कोई भी विलेज हो, टाउन हो या फिर डिस्ट्रिक्ट हो, उन लोगों का राइट्स जिस डॉक्यूमेंट में लिखा है, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करना या फिर अपने पास मौजूद रखने का राइट्स जिसके पास है, उसे भी पब्लिक सर्वेंट में इंक्लूड करता है। क्लॉज 11 इंक्लूड करता है एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस इन वर्च्यू of which he is empowered to prepare, publish, maintain or revise an electoral roll or to conduct an election or part of an election। मतलब कि क्लॉज 11 उन सारे पर्सन्स को इंक्लूड करता है एज ए पब्लिक सर्वेंट जिसके पास पावर है लॉ के द्वारा कि वो कोई इलेक्टोरल रोल या फिर कोई इलेक्शन और फिर कोई पार्ट ऑफ इलेक्शन को प्रिपेयर करे, पब्लिश करे, मेंटेन करे, ठीक है। मतलब कि कोई भी इलेक्शन हो, चाहे वो पूरा इलेक्शन हो या फिर इलेक्शन का कोई पार्ट हो, उसे वो पब्लिश कर सकता है, प्रिपेयर कर सकता है कोई इलेक्शन के लिए, या फिर वो उस पार्ट को मेंटेन कर सकता है। जिसके पास भी ऐसा पावर हो उस पर्सन को पब्लिक सर्वेंट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं हम एज पर क्लॉज। फिर आता है क्लॉज 12। क्लॉज 12 का दो पार्ट है, सब क्लॉज ए और सब क्लॉज बी। सब क्लॉज ए में बोला गया है कि वो सारे पर्सन, एवरी पर्सन इन द सर्विस और पे ऑफ द गवर्नमेंट और रेम्यूनरेट बाय फीस और कमीशन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी पब्लिक ड्यूटी बाय गवर्नमेंट। मतलब सब क्लॉज ए में इंक्लूड किया गया है उन सारे पर्सन को एज ए पब्लिक सर्वेंट जिसको पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा क्या मिलता है, पे मिलता है, फीस मिलता है, मतलब पैसा मिलता है, ठीक है, या फिर रेन्यूमरेट किया जाता है, ठीक है, मतलब कि उसके पुरस्कार दिया जाता है पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए। उन सारे पर्सन्स को जो क्या कहा जाएगा, पब्लिक सर्विस के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। फिर सब क्लॉज बी में क्या कहा गया है कि इन द सर्विस और पे ऑफ ए लोकल अथॉरिटी और ए कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश बाय और अंडर ए सेंट्रल प्रोविजनल or state act or a government company as defined in section 617 of the Companies Act 1956। मतलब कि 1956 दी कंपनी एक्ट के सेक्शन 117 के अंदर क्या कोई भी व्यक्ति जो कि सर्विस के लिए, जो कि कहाँ पर सर्विस के लिए पे करता है, एज ए लोकल अथॉरिटी के अंदर सर्विस के लिए उसे पे किया जाता है। या फिर कोई भी कॉर्पोरेशन हो जो कि सेंट्रल या फिर प्रोविजनल या फिर स्टेट एक्ट के द्वारा बनाया गया है, उसके अंदर काम करने के लिए उसे पे करा जाता है। या फिर कोई गवर्नमेंट कंपनी के लिए काम करने के लिए उसे पे किया जाता है। तो उन सारे व्यक्ति को भी पब्लिक सर्वेंट के अंदर। तो सारे 12 क्लॉज को सिंपल लैंग्वेज में एक बार फिर से समझते हैं कि किनको पब्लिक सर्वेंट कहा जाता है। पहले तो क्लॉज 1 ओमिटेड है। फिर क्लॉज 2 आता है कि सारे जो ऑफिसर है जो भी नेवी और एयर फोर्सेस ऑफ इंडिया में है उन सबको पब्लिक सर्वेंट कहा जाएगा। क्लॉज 3 के अंदर सारे जो जज है, चाहे वे किसी की तरह का जज हो, उसे भी पब्लिक सर्वेंट के अंदर इंक्लूड किया जाता है। फिर क्लॉज 4 में कोर्ट ऑफ जस्टिस में काम करने वाला हर एक व्यक्ति को पब्लिक सर्वेंट में इंक्लूड किया गया है। फिर क्लॉज 5 में सारे जुरीमैन, एसेसर और पंचायत मेंबर जो भी कोर्ट ऑफ जस्टिस, जब भी वो एज ए कोर्ट ऑफ जस्टिस काम करता है तब उसे पब्लिक सर्वेंट में इंक्लूड किया जाता है। फिर सारे वो आर्बिट्रेटर, जज या फिर कोई भी पर्सन जिसको कोर्ट ऑफ जस्टिस कोई भी केस को रेफर करता है अपना डिसीजन देने के लिए, तब उसे पब्लिक सर्वेंट में अंदर इंक्लूड किया जाता है। फिर जब भी अगर कोई पर्सन अब कोई भी ऑफिस होल्ड करता है जिसकी वजह से उसके पास पावर है कि वो किसी भी आदमी को अपने ऑफिस में कैद करके रखे, ठीक है, तो उसे तब पब्लिक सर्वेंट कहा जाएगा। फिर कोई भी अगर ऑफिसर हो जिसका ड्यूटी है कि वो ऑफेंस को, समाज में होने वाला ऑफेंस को रोके, उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे और पब्लिक का सेफ्टी जो है, पब्लिक हेल्थ जो है उसको प्रोटेक्ट करे, तो उन सारे ऑफिसर को भी पब्लिक सर्वेंट कहा जाएगा। फिर
और किनको पब्लिक सर्वेंट कहा जाएगा? क्लॉज 9 के अंदर जो दिया हुआ है कि गवर्नमेंट के बिहाफ पे किसी को भी अगर पावर है कि वो प्रॉपर्टी को रखे, एक्सपेंड करे, ठीक है, या फिर किसी के पास से अपने पास ले, या फिर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करे, या फिर कुछ भी करे, लेकिन वो अगर गवर्नमेंट के बिहाफ पे हो या फिर गवर्नमेंट की पिक्यूनियरी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हो, तो उसे पब्लिक सर्वेंट कहा जाएगा। अब और किसी पब्लिक सर्वेंट क्लॉज 10 के अंदर जो कहा गया है कि अगर कोई भी ऑफिसर हो जिसका ड्यूटी ये है कि वो किसी भी विलेज टाउन डिस्ट्रिक्ट में कोई भी टैक्स जो है वो इम्प्लीमेंट करे, या फिर कोई प्रॉपर्टी जो है उसे रिसीव करे, टेक करके रखे, या फिर उसे एक्सपैंड करे, या फिर कोई डॉक्यूमेंट को अपने पास मौजूद रखे, उसे ऑथेंटिकेट करे, ये सारे पावर जिसके पास है उसे भी पब्लिक सर्वेंट कहा जाएगा। क्लॉज 11 के अंदर उसको पब्लिक सर्वेंट कहा जाएगा जिस पर्सन के पास पावर है कि वो इलेक्शन को पार्टली या फिर फुल्ली कंट्रोल करे, मतलब कि उसे पब्लिश करे, मेंटेन करे, तो उसको पब्लिक सर्वेंट कहा जाएगा। फिर क्लॉज 12 का क्लॉज ए में कहा जाता है कि कोई भी पर्सन जिसको गवर्नमेंट के द्वारा पे किया जाता है पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए, उसे पब्लिक सर्वेंट कहा जाएगा। और लास्टली क्लॉज बी, सब क्लॉज बी जो क्लॉज बी का है, उसमें कहा गया है कि कोई भी पर्सन जिसको पैसा मिलता है, मतलब कि पे किया जाता है कोई भी लोकल अथॉरिटी के अंदर या फिर कोई कॉर्पोरेशन के अंदर या फिर कोई गवर्नमेंट कंपनी के अंदर काम करने के लिए, तो उसे भी पब्लिक सर्वेंट